मिश्राज IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज प्रशासन के सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग समझेंगे यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में, यानी कि आदेश की एकता। आदेश की एकता को हम इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देखेंगे किसी भी संगठन के एक सर्वोच्च अधिकारी का यहाँ पर एक बनाया हुआ है। इनके नीचे ये जो मध्यम स्तर के अधिकारी हैं और उनके नीचे ये निम्न स्तर के अधिकारी हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना कीजिए और ये सोचिए कि ये अधिकारी जो हैं ये इनको आदेश देते हैं और वही आदेश ये नीचे के स्तरों पर लेकर आते हैं। कहने का मतलब है कि आदेश की एकता किसी भी संगठन में एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जो भी आदेश संगठन के शीर्ष से जारी किया जाता है, यानी कि जो भी आदेश संगठन के टॉप से जारी किया जाता है वो हूबहू निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए। यानी कि बीच में उस आदेश में या उस प्रकार के किसी भी प्रकार की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर आदेश को इस स्वरूप में देखा जाए जो ऊपर से शुरू होता है और संगठन के निचले स्तर तक पहुंच जाता है, उसे ही हम आदेश की एकता कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या इस यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता को संगठन में हूबहू लागू किया जा सकता है? क्या इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? और अगर परिवर्तन करेंगे तो उससे क्या क्या समस्या आएगी? अब यहां नीचे एक दूसरा चित्र देखिए आप। यहां पर आदेश की एकता का पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संगठन के शीर्ष पर एक अधिकारी हैं, इनके नीचे ये मध्यम स्तर के अधिकारी हैं और उनके नीचे ये निचले स्तर के अधिकारी हैं। अब यहां देख रहे होंगे ये अगर मान लीजिए ये यहां पर A है और ये B स्तर का कर्मचारी है, तो B कर्मचारी को दो तरफ से आदेश मिल रहे हैं, यानी कि यहां से P से भी आदेश मिल रहा है और Q से भी आदेश मिल रहा है। यानी B नाम के कर्मचारी को दो तरफ से आदेश मिल रहा है, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का पालन यहां पर नहीं हो रहा है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि यहां से भी आदेश मिल रहा है इनको और इस अधिकारी से भी आदेश मिल रहा है, यानी यहां पर भी यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं हो रहा है। यानी आदेश की एकता आखिर है क्या? आदेश की एकता, जैसा कि हेनरी फेयोल कहते हैं, किसी भी संगठन में किसी भी कर्मचारी को एक और केवल एक अधिकारी द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए। यानी संगठन को सुचारू रूप से तभी चलाया जा सकता है जब किसी कर्मचारी को एक और केवल एक अधिकारी के द्वारा ही आदेश दिया जाए। इसे दूसरे रूप में पिफनर और प्रेस्थस ने कुछ इस प्रकार बताया है। पिफनर और प्रेस्थस दो विद्वान हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में। संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। यानी कि each and every employee of any organization should be accountable to only one officer। केवल और केवल एक ही अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यानी कि अगर इस चित्र में देखेंगे तो ये जो कर्मचारी हैं और ये जो अधिकारी हैं, ये सभी अधिकारी कर्मचारी केवल एक सर्वोच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह हैं। और यहां पर क्या हो रहा है इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्मचारी हैं ये P के प्रति भी रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं और Q के प्रति भी रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो यहां पर दो स्थितियां बनती हैं, जब यूनिटी ऑफ कमांड का पालन हो रहा है पूरी तरह से और जब यूनिटी ऑफ कमांड का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया जा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा समझना है कि यूनिटी ऑफ कमांड किसी भी संगठन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं हुआ तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे देखिए यहां पर अगर यूनिटी ऑफ कमांड का उल्लंघन होता है, इफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, तो क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है? सत्ता कमजोर होता है, यानी कि जो ऊपर का अधिकारी है उसकी ऑथोरिटी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसकी सत्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। सत्ता कमजोर होती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप एक कर्मचारी या एक अधिकारी को दो अधिकारियों
से, 3 अधिकारियों से आदेश दिलाएंगे तो क्या होता है, वो कर्मचारी क्या करेगा, उस अधिकारी की बात माने या उस अधिकारी की बात माने, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। परिणाम क्या होगा, डिसिप्लिन खतरे में पड़ जाता है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है। जो संगठन की व्यवस्था है, जो डायरेक्शन है, यानी जो काम करने का जो एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें भी गड़बड़ी पैदा हो जाती। तो कहते हैं व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और संगठन का स्थायित्व ही संकट में पड़ जाता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टर्ब कंप्लीटली। और ये चारों बात एक विद्वान कहते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल कहते हैं कि अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं करोगे तो सत्ता कमजोर हो जाएगी, अनुशासन खतरे में पड़ जाएगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, स्थायित्व संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जाए। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। इलेक्शन कमीशन ने जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं वहां पर इलेक्शन की डेट की घोषणा कर दी है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को इलेक्शन की डेट की घोषणा कर दी गई। अब मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, उन जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने अपने जिले में इलेक्शन के जो काम है उसको विधिवत कीजिए। अब देखिए यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड चल रहा है। जो डेट इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया, कलेक्टर्स जितने भी जिले के हैं उनको उसके पालन करना है, यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जो भी होंगे उनका पालन करना है। अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये जिम्मेदारी को क्या किया, उन्होंने जो है डेलीगेट किया। उनमें से कुछ अधिकारों को उन्होंने डेलीगेट किया। जो उनके अंडर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं या और कोई अधिकारी हैं, उनको भी चुनाव की जिम्मेदारी दे दी। और डेट वही है, डेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगा, जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन तय कर दिया कि इलेक्शन के ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेंगे, इलेक्शन इस डेट में होगा, इतने बजे से इतने बजे तक होगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसमें जरा भी परिवर्तन कर देंगे तो उसका कितना बड़ा खामियाजा पूरे इलेक्शन सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। यह यूनिटी ऑफ कमांड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जरूरत पड़ने पर, अगर आवश्यकता पड़ती है संगठन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जनता के हितों को ध्यान में रखने के लिए, तो कई ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का पालन हर जगह करना संभव नहीं है। तो वो बात भी समझना जरूरी है। जैसे देखिए, आदेश की एकता के बारे में कहते हैं, मिलेट एक विद्वान है जो कहते हैं कि देखिए, आदेश की एकता का प्रशासनिक क्षेत्र में पालन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, कोई भी अधिकारी है तो उसे 2 दिशाओं से आदेश मिलता है, एक से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और एक से तकनीकी ऑर्डर। यानी कोई टेक्निकल रिलेटेड कोई काम है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, कोई वित्त से रिलेटेड काम है, तो वो अधिकारी का भी आदेश मानना पड़ेगा। और जो प्रशासनिक काम है, जैसे नियुक्ति से रिलेटेड काम है, तो वो आदेश भी मानना पड़ेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का पालन 100% करना बहुत मुश्किल है और इसी को मिलेट ने ड्यूअल सुपरविजन यानी दोहरे पर्यवेक्षण का नाम दिया। एफ.डब्ल्यू. टेलर तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल फील्ड में, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में वो काम करते थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि यूनिटी ऑफ कमांड का पालन करना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो मजदूर होता है, एक मजदूर को कई तरह के काम को करना पड़ता है और उसे कई सुपरवाइजर से आदेश लेने पड़ते हैं। और ये आदेश के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया जिसका नाम था फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कार्यात्मक फोरमैनशिप। और कार्यात्मक फोरमैनशिप में क्या होता है? तो जैसा काम वैसा आदेश, यानी एक मजदूर कई तरह के अलग अलग किस्म को काम करते हुए, अलग अलग किस्म के काम करते हुए अलग अलग सुपरवाइजर से आदेश ले सकते हैं। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करने के बावजूद भी संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हम देखिए 8 दिशाओं से आदेश ग्रहण कर सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या कहते हैं, तो देखिए, एक आदेश जिससे ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं गैंग बॉस, दूसरे से करते हैं उनको बोलते हैं स्पीड बॉस,
तीसरे से करते हैं उसको कहते हैं रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। एक से गैंग बॉस यानी मशीनरी रिलेटेड ठीक ठाक करने से रिलेटेड आदेश, स्पीड बॉस कितनी स्पीड में काम करना है इससे रिलेटेड आदेश, रिपेयर मान लीजिए मशीनरी में कुछ खराबी हो गई तो उससे रिलेटेड आदेश, और इंस्पेक्टर जो कि इंस्पेक्ट करता रहेगा कि लोग ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से ऑर्डर वर्क एंड रूट क्लर्क, ऑर्डर वर्क एंड रूट क्लर्क और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ऑर्डर वर्क यानी पूरी चीजें व्यवस्थित हैं कि नहीं, इंस्ट्रक्ट करना, लगातार इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, इसके लिए भी सुपरवाइजर होते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरियन। शॉप डिसिप्लिनरियन मतलब होता है जो मजदूर काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना। कुल मिलाकर के देखिए, आदेश की एकता संगठन में जरूरी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। सेक्युलर हडसन नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में यह बताया कि प्रशासनिक क्षेत्र में एक अधिकारी को 4 दिशाओं से आदेश ग्रहण करना पड़ता है। एक से नीति संबंधी, पॉलिसी रिलेटेड, एक से कर्मचारी संबंधी, एम्प्लॉय रिलेटेड, एक से बजट संबंधी यानी मान के चलिए वित्त संबंधित, और एक से वितरण संबंधित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटेड। तो कहां पर यूनिटी ऑफ कमांड का पालन हो रहा है? जब एक अधिकारी 4 डायरेक्शन से इन्हें 4 सुपीरियर ऑफिसर से आदेश को प्राप्त कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब यहां पर मैंने 2 चीजें आपको बता दी। एक तरफ यूनिटी ऑफ कमांड का पालन हो रहा है और दूसरी तरफ यूनिटी ऑफ कमांड का पालन करना पूरी तरह संभव नहीं है। लेकिन यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम संगठन के ढांचे की बात करते हैं, यानी मान लीजिए ये पद सोपान का संगठन है, और पद सोपान में जब हमने पहले, इससे जस्ट पहले एक टॉपिक पढ़ा था स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक अधिकारी के नीचे कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो कोई भी संगठन का ढांचा जब आप बनाते हैं तो संगठन का ढांचा बनाते ही ऐसे हैं कि वो यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जा सके और आदेश एक स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्तर तक बिना किसी डिस्टर्ब हुए, बिना किसी बाधा तक पहुंच सके। तो आज का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बनाया ही ऐसे जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का पालन हो सके। तो यूनिटी ऑफ कमांड का पालन अगर हम करते हैं तो इसके पीछे निम्न कारण है। क्या कारण है? तो पहली बात तो यह कि किसी भी संगठन की संरचना ऐसी नहीं होती है कि वो दोहरे नियंत्रण को झेल सके, यानी कि संगठन की संरचना ही ऐसी होती है। देखिए, संगठन के शीर्ष पर जगह बहुत कम होता है, यानी एक ही व्यक्ति होगा। जैसे देश का प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब आप 5 प्रधानमंत्री बना दोगे तो 5 तरफ से आदेश नीचे जाएंगे, तो यह भी करना ठीक नहीं होगा। तो संगठन की संरचना ही ऐसी होती है कि उसको आप दोहरे नियंत्रण के अनुरूप नहीं रख सकते। दूसरी तरफ जब 2 अधिकारी अलग अलग तरीके से आदेश देंगे, अलग अलग तरीके से सत्ता का प्रयोग करेंगे, तो संगठन में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा केवल संगठन के कर्मचारियों को अगर यह पता हो कि मुझे इस अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, इनसे आदेश प्राप्त करना है, तो वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और ज्यादा निरंतरता के साथ काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एक कर्मचारी को 2 अलग अलग अधिकारियों के द्वारा विरोधी आदेश, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर दिया जाने लगे तो यह भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए आदेश की एकता संगठन की एक आवश्यकता है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि प्रशासन में बहुत तरह के काम होते हैं और वर्तमान परिवेश में तकनीकी कार्यों में विशेषज्ञ कार्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसीलिए जरूरत के हिसाब से
जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उस यूनिटी ऑफ कमांड में थोड़ा बहुत बदलाव के साथ आप काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में एफडब्ल्यू टेलर के मुताबिक फंक्शनल फोरमैनशिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में जैसा कि सेक्लर हडसन ने बताया कि भाई एक अधिकारी अगर एक से पॉलिसी से रिलेटेड, एक से कार्मिक यानी पर्सनल रिलेटेड, एक से वित्त यानी बजट संबंधित और एक से अगर वितरण संबंधित आदेश प्राप्त करते हैं तो इसमें कंफ्यूज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये चारों आदेश अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग नेचर के हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का थोड़ा सा वायलेशन अगर हो भी रहा है और उसके बावजूद भी संगठन में काम में सुविधा मिल रही है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कोई संगठन के स्थायित्व को खतरा पैदा नहीं हो रहा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जाना चाहिए और ऑलरेडी हो रहा है। और इस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड संगठन के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है और इसको वायलेट करके कोई भी संगठन नहीं चल सकता। ये बात भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। आप सभी लोगों ने इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सुना, हमारी बातों को समझा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।